Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about the topic न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारे साथ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो स्टेटमेंट है वो है हमारे साथ every object in the universe attract every other object या every other body। every object in the universe attract every other body with a force। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे साथ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें यह बताता है कि एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। एक बॉडी दूसरे बॉडी यानी दो बॉडी आपस में अट्रैक्शन करते हैं। और कौन से फोर्स से? इस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उस ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to the masses। product of the masses मतलब masses is directly proportional to the masses and inversely proportional to the square of the distance। हमारे साथ ये जो स्टेटमेंट है every object in the universe attract every other body whose magnitude with a force called gravitational force and the magnitude of the force is directly proportional to the product of the masses and inversely proportional to the square of the distance। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस क्यों लिया है, वो इसके टॉपिक के बाद में हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस क्यों है। यहाँ हमारे साथ दो मासेस है, एक है बड़ा मास और एक है छोटा मास। एक को हम कहते हैं ए, दूसरे को कहते हैं हम बी। एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2 और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो है r। r is the distance between the two masses। m1 is the mass of the a and m2 is the mass of the b। साथ इसका जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो है Fg मतलब gravitational force is directly proportional to the mass 1 is directly proportional to the mass 2 and inversely proportional to the square of the distance is inversely proportional to the square of the distance। आप इस सारों को हम एक कलेक्ट करते हैं। F is directly proportional to the product of their masses m1 and m2 and inversely proportional to the square of the distance। तो यहाँ पर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म करने के लिए अब क्या लगाएं? इसकी जगह पर हम कांस्टेंट लगाएंगे और इसका यहाँ पर है हमारे साथ Fg is equal to कैपिटल G m1 and m2 divided by r square। अब हम इस G को क्या कहते हैं? इस G को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस G को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस G का एक हमारे साथ अलग यूनिट है, इसका एक अलग पहचान है, वो हम करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर हमारे साथ जो G है, G is equal to F r square। G को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G की जो हमारे साथ वैल्यू है वो है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 और इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन, फोर्स न्यूटन और r स्क्वायर मीटर स्क्वायर एंड m1 m2 इसको हम आपस में प्रोडक्ट ये मल्टीप्लाई करेंगे तो kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। हमारे साथ एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश। उसने टॉर्शन बैलेंस को बाकायदे तौर पर इस्तेमाल करके इसने ये वैल्यू को कैलकुलेट की है और G की जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमारे साथ 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इस G को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब यहाँ पर हम ये मालूम करने के लिए कि यहाँ पर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस क्यों है, r स्क्वायर क्यों है। यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम एक लेते हैं एक एग्जांपल जो कि यह है हमारे साथ मून और ये है हमारे साथ अर्थ। ठीक है, अब मून के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं ऑर्बिट रेडियस ऑफ द मून। इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट रेडियस ऑफ द मून।
रेडियस और ऑर्बिट रेडियस में डिफरेंस होता है, इसमें फर्क है। सरफेस से लेकर सेंटर तक, किसी बॉडी के सरफेस से लेकर सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं रेडियस। और एक बॉडी के सेंटर से लेकर दूसरे बॉडी के सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं ऑर्बिट रेडियस। सो ये मून का ऑर्बिट रेडियस है हमारे साथ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं rm से। और यहाँ पर जो हमारे साथ इसका मतलब ये बॉडी जो है ना ये रिवॉल्व करेगा अराउंड द अर्थ। मून जो है ना ये रिवॉल्यूशन करेगा, रिवॉल्व करेगा ये अराउंड द अर्थ। तो ये जब रिवॉल्यूशन करेगा तो इसका क्या होगा, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। इसका क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जब भी कोई बॉडी रिवॉल्व करती है तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। हर बॉडी का ये मतलब काबिलियत होती है, उसकी ये ताकत होती है कि ये दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो ये अर्थ जो है ना ये मून को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड द अर्थ है। यहाँ से लेकर अगर ये मून इस जगह पर है तो ये टुवर्ड द अर्थ, अगर मून यहाँ से आ जाए ये टुवर्ड द अर्थ, यहाँ तक आ जाए तो फिर टुवर्ड द अर्थ, अब यहाँ से आ जाए टुवर्ड द अर्थ। तो ये जब कोई भी बॉडी जब रिवॉल्यूशन करता है, जो किसी सर्कल के इर्द गिर्द घूमता है, तो इसका क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये वो एक्सेलरेशन है टू कंपेल द बॉडी टू रिवॉल्व अराउंड इटसेल्फ, टू कंपेल द बॉडी टू रिवॉल्व अराउंड इटसेल्फ। तो ये बॉडी ये अर्थ जो है ना ये मून को कंपेल करता है टू रिवॉल्व अराउंड इटसेल्फ। अब यहाँ पर जो हमारे साथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून हमारे साथ है, उसका फॉर्मूला 4 पाई स्क्वायर rm डिवाइडेड बाई t स्क्वायर। rm हमारे साथ क्या है, rm है हमारे साथ ऑर्बिट रेडियस ऑफ द मून। t स्क्वायर क्या है, t स्क्वायर इज द टाइम पीरियड ऑफ द मून। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज द टाइम पीरियड बेसिकली इज द टाइम required to complete one revolution. Time period is basically the time required to complete one revolution. और जो मून का टाइम पीरियड है वो है 27.3 डेज, 27.3 डेज। अब ये हमारे साथ डेज तो हमारे साथ क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में इसका यूनिट नहीं है। टाइम पीरियड का जो यूनिट है मतलब टाइम का यूनिट हमारे साथ सेकंड है। इंटरनेशनल सिस्टम SI यूनिट जो है वो है टाइम का सेकंड, और ये तो है हमारे साथ डेज। अब इस डेज को हम सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 27 मल्टीप्लाई, एक डे में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इस सब को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू निकाल दी, और इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट की, स्क्वायर ऑफ द टाइम जो है ना, टाइम स्क्वायर, इसको हमने यहाँ पर पुट की। और हमारे साथ जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आई वो है हमारे साथ 2.72 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हमारे साथ है, अब हम ये मालूम करते हैं कि स्क्वायर ऑफ द रेडियस मतलब r स्क्वायर क्यों आता है। इसको मालूम करने के लिए एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो हमारे साथ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून था वो कितना था, 2.72 मल्टीप्लाई 10⁻³ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द मून जो था वो 2.72 मल्टीप्लाई 10⁻³। अब इस दोनों का हम क्या कहते हैं, रेशियो लेते हैं। इसको दोनों का हम क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। वो है 3607 हम 3 को यहाँ पर क्या करते हैं, वो नेग्लेक्ट करते हैं। और इसको हम नेग्लेक्ट करने के बाद ये हमारे साथ आता है 60 स्क्वायर अगर हम कर ले तो वो आएगा 3600 मतलब 3600 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका हम रेशियो क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। तो यहाँ पर
am डिवाइडेड बाई ag, am डिवाइडेड बाई ag लेते 1 डिवाइडेड बाई 60 स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आर्बिट रेडियस है, आर्बिट रेडियस ऑफ द मून जो है, आर्बिट रेडियस ऑफ द मून वो है हमारे साथ 3.84 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर। और इसका अगर हम स्क्वायर ले ले तो ये हमारे साथ 14.7 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर। अब हम अर्थ का लेते हैं, अर्थ का जो आर्बिट रेडियस है वो है हमारे साथ 6.36 मल्टीप्लाई 10⁻6 मीटर। अगर इसका हम रेडियस लेते तो ये हमारे साथ आता है 40.7 मल्टीप्लाई 10⁻12 मीटर। सो यहाँ पर हम आर्बिट रेडियस ऑफ द मून डिवाइडेड बाई आर्बिट रेडियस ऑफ द अर्थ का अगर हम स्क्वायर ले लें, क्योंकि पहले का हमने दोनों का स्क्वायर लिया था, अब हम इसका रेशियो ले मतलब स्क्वायर का रेशियो लेते हैं। स्क्वायर का रेशियो लेके हमारे साथ आता है 3060 मतलब 3611 आता है। अब इस ये 11 छोटा हिस्सा है, इसको हम क्या करते हैं, छोटा डिजिट है, इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। अगर इसको हम नेग्लेक्ट करें तो 3600 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले जो हमारे साथ ag डिवाइड बाई am था, ag डिवाइड बाई am, इसमें से हमारे साथ आया था 3603, तो वहां पर हमने 3 को क्या किया था, नेग्लेक्ट किया था। यहाँ पर हम 11 को नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ कितना आ जाएगा, 660 मतलब 60 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका हम उल्टा लेते, इसको हम ये रेशियो जो है ना, इसको हम उल्टा करते हैं। आर्बिट रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइड बाय आर्बिट रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर अगर हम ले ले तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 60 स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 60 स्क्वायर। ये हमारे साथ इक्वेशन नंबर 2, और ये जो था हमारे साथ था इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो am divided by ag is equal to 1 divided by 60 square and re divided by rm square is equal to 1 divided by 60 square। इन दोनों को कंपेयर करके आपस में बराबर है, तो यहाँ पर a is inversely proportional to the square of the radius, a is inversely proportional। अगर हम इसको क्या ले ले, इसको हम जनरल ले ले, a is inversely proportional to the square of the radius। तो a हमारे साथ न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक force is directly proportional to the acceleration, so force is inversely proportional to the square of the radius। तो यहाँ पर हमारे साथ जो फार्मूला है Fg is equal to gm1 m2 divided by r square। तो यहाँ इसका यूनिट है, Fg का यूनिट है हमारे साथ न्यूटन, और इनका यूनिट है g का, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।